नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पे हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज मैं बात करूंगा हरियाणा में लोकल बॉडी इलेक्शंस की, जिसमें कांग्रेस की बुरी हार हुई है। यानी बीजेपी ने इन चुनावों का सफाया कर दिया है। 11 में से 10 सीटों के मेयर बीजेपी के चुने गए हैं, और एक सीट पर डॉक्टर इंद्रजीत राव चुनी गई हैं, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। और बताया जाता है कि उनको मनेसर से वो जीती है, उनको राव इंद्रजीत सिंह का समर्थन था। अ, तो इस तरह से कांग्रेस को इसमें एक भी सीट नहीं मिली है। बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा था, और उन्होंने काफी अच्छा मेहनत की और काफी प्रचार किया, और पूरा उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। इंद्रजीत सिंह सैनी को जो पिछले विधानसभा चुनाव थे उनके कुछ समय पहले ही, और लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले ही इंद्रजीत नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और उस समय वो लगा था कि बहुत कमजोर मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुत लो प्रोफाइल के थे, उनको खट्टर के जगह पे बनाया गया था। लेकिन बाद में उन्होंने जो लोकसभा इलेक्शन में हार के बाद जो मारा, जो विधानसभा के चुनाव में हुए थे, उसमें उन्होंने जिस तरह से जाट वर्सेस जाट को लड़ाकर कई सीटों पर विजय दिलवाई, और अंततः अ, उन बीजेपी की भारी जीत हुई अगेंस्ट ऑल। और जबकि लोकसभा इलेक्शन में 5-5 दोनों सीटें, दोनों ही पार्टियों ने जीती थी। और ये लगभग कांग्रेस फॉरगॉन कंक्लूजन मान रही थी कि उनका तो विधानसभा में जो मुख्यमंत्री बनना ही है। यहाँ तक कि हुड्डा ने तो ये भी कह दिया था कि उनके मुख्यमंत्री बनते ही हरियाणा और पंजाब के जो रास्ते हैं वो खोल दिए जाएंगे, ताकि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर सके। तो ये बहुत ही एक वैसे महत्वपूर्ण चुनाव था दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कांग्रेस ने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन बीजेपी ने बहुत मेहनत की। कांग्रेस जैसा हमेशा होता है, उन्होंने जो उनकी लोकसभा जीत थी, 5 सीटें जो जीती थी उन्होंने 2019 के शून्य के मुकाबले हरियाणा में, उसका एनालिसिस नहीं किया। और जैसा मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियो में कहा है कि हार से ज्यादा आपका ये आपके लिए जरूरी है कि आप जीत का एनालिसिस करें, क्योंकि उन कारणों को आपको मालूम होना चाहिए जिनके कारणों से आप जीते हैं। तो ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया। नतीजे के तौर पर विधानसभा में बीजेपी ने काफी जम के मेहनत की, और एक आरएसएस फैक्टर आ गया, और उनकी हार हुई, कांग्रेस की हार हुई। अब यहाँ पर जो कल मैं एक कांग्रेस पैनलिस्ट को सुन रहा था, उन्होंने इस हार के लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जमकर प्रचार किया कि ट्रिपल इंजन सरकार होगी तो यहाँ का काफी विकास होगा। इसको बीजेपी तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मानती है, लेकिन उन जो कांग्रेस प्रवक्ता है, उनका कहना था कि बीजेपी ने धमकी दी कि अगर यहाँ पे आप हमको नहीं जिताओगे तो यहाँ का कार्य नहीं होगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इस पर जो एंकर थी प्रीति चौधरी, जो कि जिसको कि लेडी राजदीप सरदेसाई कहा जाता है, जो कांग्रेस के बहुत ही कट्टर समर्थक है और बीजेपी के खिलाफ, विशेषकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पत्रकार है, उन्होंने कहा कि आप ये मतलब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही उन्होंने कहा कि आप मतलब ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप जनता को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि हम जो बीजेपी सरकार कह रही है या जो अब तक उन्होंने किया है उससे बेहतर करेंगे। इसके बदले आप ये बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। यानी कि जैसे उन्होंने उनको सीधे मुंह पे कहा कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा कांग्रेस की हार का जिम्मेदार सब कुछ है। ईवीएम का तो पहले ही उन्होंने रोना रो दिया था। अब आप देखिए लोकसभा में राहुल गांधी ईवीएम का नहीं चला तो मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, और उस पर वो संसद को रोकने के लिए की बात कर रहे हैं, जबकि इस पे कई क्लैरिफिकेशन इस चुनाव आयोग दे चुका है। तो कांग्रेस धीरे धीरे गत गत की ओर चली गई है। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा इसमें का कहना है कि हम तो लोकल बॉडी चुनाव को सीरियसली लेते ही नहीं है। जब मैं चीफ मिनिस्टर था तब भी मैं इसके लिए प्रचार नहीं करता था, और अब भी नहीं है। ये तो लोकल इश्यूज होते हैं और लोकल इश्यूज पे लोग जीतते हैं, इसमें पार्टी वार्टी का कोई काम ही नहीं होता है। यानी ये तो अप्रोच है कांग्रेस की कि वो अ, अपने कैडर का और अपनी पार्टी की इज्जत बचाने के लिए कम से कम वो चुनाव जीतते तो कुछ तो कॉन्फिडेंस बनता, लेकिन नहीं। और उधर राहुल गांधी अपनी थियरेटिक्स और उस पे ही चल रहे हैं। गुजरात में जो उन्होंने कहा कि आधे लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, तो हो सकता है हरियाणा में भी ऐसा ही कहा होगा। और हरियाणा में तो वही गुटबाजी है कुमारी शैलजा की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। अब आप एक विडंबना देखिए भारतीय राजनीति की, कुमारी शैलजा जो 19
91 या 2 में जब नरसिम्हा राव सरकार बनी थी, तो वो सबसे युवा मंत्री थी। यानी आज से 35 साल पहले, 35 साल पहले वो एक चेहरा हुआ करती थी हरियाणा में। और आप 35 साल तक एक ही नेता के इर्द गिर्द घूम कर रहे हैं, उसी के गाने गा रहे हैं, उसके राउंड अबाउट घूम रहे हैं, तो आप कैसे नई नई पीढ़ी को, नए नेताओं को लाएंगे और नए विचारों को लाएंगे? दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 20 साल हो गए, 20 साल पुराने, यानी नया तो आता ही नहीं है। जबकि आप अगर दूसरे एंड पे बीजेपी पे देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया। दिल्ली में एक नया चेहरा आया, कोई भी पुराना, जैसे विजेंद्र गुप्ता आया, इवन परवेश वर्मा जैसे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो जब कांग्रेस की सोच ही नहीं बढ़ती, अब आप आसाम में लीजिए, तो आसाम में वो गोगोई के आगे नहीं निकल रही है। इसी तरह हरियाणा में या तो कुमारी शैलजा की बात करते हैं या हुड्डा परिवार की बात करते हैं, तो तीसरा कोई नए विचार लेके आ ही नहीं सकता। और और अधिकतर समय जो हाईकमान का है, वो इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग एक्ट का ही रहता है। और वो फिर इस तरह से वो बंदर बिल्ली, दो बिल्लियों और एक बंदर, दो बंदर और बिल्ली की कहानी जो है, इसमें दो बंदर लड़ रहे होते हैं और बिल्ली, या एक बिल्ली होती है, दो बिल्लियां लड़ रही होती है, मेरे को याद नहीं, बचपन की कहानी है। उसको एक रोटी का बड़ा टुकड़ा करते करते या तो जो जो मीडिएटर है वो पूरी पूरी रोटी खा जाता है। उसी तरह हुड्डा और शैलजा को लड़ाकर, या फिर दूसरे स्टेट्स में इन दोनों को लड़ाकर हाईकमान वो बंदर वाली रोल अदा करता है और वो पूरी रोटी खा लेता है, यानी पूरी सत्ता का अपने कंट्रोल में रखता है। नतीजे के तौर पे क्या होता है कि सत्ता चली जाती है, दोनों ही जो लोकल पार्टी वाले होते हैं वो सत्ता में नहीं रहते हैं। और कांग्रेस का, राहुल गांधी है परिवार का भी यही एक हिस्सा है कि भाई लोकल में उनका इंटरेस्ट, जैसे हुड्डा ने कहा कि लोकल पंचायत लेवल पे या म्यूनिसिपल लेवल पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, हम ये नहीं लड़ते हैं, उसी तरह राहुल गांधी और गांधी परिवार का भी विधानसभा चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनकी इंटरेस्ट होता है केवल कि लोकसभा में किसी तरह लोकसभा में जीत जाए और वो प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये तो हाल है कांग्रेस का। इसके अपोजिट अगर आप बीजेपी देखिए, तो वो तेलंगाना में विधान परिषद के चुनाव भी बहुत गंभीरता से लड़ती है। तो वो होती है पूर्णकालिक 100% डिवोशन इन पॉलिटिक्स, जो कि कांग्रेस में नहीं है। पहले, आज से 50 साल पहले था या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उस समय कंपटीशन ही नहीं था, एक सिंगल वन पार्टी पॉलिटिक्स थी, कांग्रेस ही हुआ करती थी। ये तो 77 के बाद थोड़ा एक एक करके कांग्रेस से लोग छिटकने लगे। और कांग्रेस का किस तरह विभाजन हुआ और किस तरह से दूसरी पार्टियां बनी जो जनता दल के बाद, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से पहले चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से आगे और उन्होंने भारतीय लोकदल बनाया, फिर उसको भारतीय क्रांति दल में कन्वर्ट हो गया। फिर 77 के टाइम में जब मतलब जनता पार्टी बनी, और फिर कैसे अलग से जनता पार्टी छिटक के फिर बहुत सारे जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में बदली। तो कांग्रेस का अभी उनकी तरफ से ऐसा कोई एफर्ट नहीं लगता है जिससे कि वो रिवाइव हो पाए, कोई कंक्रीट एफर्ट लगता है। वही एक गांधी परिवार के चरिश्मा करिश्मा की वजह से, चरिश्मा या उनके तेज की वजह से वो सोच रहे हैं कि एक बार फिर से कभी ना कभी तो सत्ता में आएंगे। उस समय राहुल गांधी 70 साल के होंगे, 75 साल के होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो हरियाणा की हरियाणा के अलावा हरियाणा में ही नहीं, लोकल बॉडीज में आ रही है, गुजरात में भी आ रही है, उत्तराखंड में भी आ रही है और छत्तीसगढ़ में भी आ रहे हैं। हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये चारों ऐसे राज्य हैं जहाँ 1-to-1 फाइट है बीजेपी की कांग्रेस से। तो इसका कांग्रेस को काफी गंभीरता से विश्लेषण करना चाहिए, लेकिन उनके पास ऐसे विश्लेषक मिलेंगे ही नहीं। विश्लेषक मिलेंगे भी तो वो किसी तरह बताएंगे कि गांधी परिवार इस हार के लिए जिम्मेदार नहीं है, इस हार के लिए बीजेपी, ईवीएम, मतदाता जिम्मेदार है जिसने उनको वोट नहीं दिया। तो इस अंक में बस इतना ही। आपके क्या विचार हो जरूर उसमें लिखिए, और यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।